नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पे पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ के आपको इस ग्रुप डिस्कशन को सुनना रहता है, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो बिना देरी किए हुए आज की होमवर्क सीरीज जो है आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में यूरोप ने किसे G8 में शामिल करने की सहमति दी है? यह रूस को की है। किसको G8 में शामिल करने को सहमति दी है? रूस। यह रूस को दी गई है, यूरोप के द्वारा दी गई है। बताइएगा, भारत थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह मेघालय में प्रारंभ हुआ। भारत एवं थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? मेघालय में हुआ है। बताइएगा, हाल ही में किस देश की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में बर्खास्त किया है? यह थाईलैंड के द्वारा किया गया। और किस प्रधानमंत्री को किया है? सिनेवात्रा को किया है। किनको किया है? सिनेवात्रा को किया है। उसके बाद बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहे आदिवाणी का संबंध किससे हो जाएगा? यह जनजातीय मंत्रालय से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? जनजातीय मंत्रालय से। अभी वर्तमान में जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? यह जोएल ओरांग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जनजातीय कार्य मंत्री जोएल ओरांग हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में भारत के 53वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत हो जाएंगे। इनसे पूर्व में 52वें कौन थे? बी आर गवई हो जाएंगे। बी आर गवई के पद मुक्त होने के बाद जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में देश की पहली स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह यूपी नोएडा में हुआ है। कहाँ हुआ है? यूपी नोएडा में ही हुआ है। बताइएगा, हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित 25वीं कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? यह अपना भारत हासिल किया है इसमें शीर्ष स्थान। बताइएगा, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 115 शांति में हो जाएगा। और खुशहाली में क्या स्थान है? 118वां स्थान हो जाएगा। और बताए, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान 131वां हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में इंडियन नेवी ने देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल INS माहे का कमीशन कहाँ में किया है? यह मुंबई में किया है। कहाँ किया है? मुंबई में किया है। हाल ही में इंडियन नेवी ने देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल INS माहे का कमीशन कहाँ किया है? यह मुंबई में किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारतीय सेना ने युद्ध कौशल अभ्यास 3.0 और अचूक प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ में किया है? ये अरुणाचल प्रदेश में किया है। भारतीय सेना ने युद्ध कौशल अभ्यास 3.0 और अचूक प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में किया है। बताइएगा, वर्ष 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? अपना भारत करेगा। और कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। बताइएगा, हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी के लिए नया सिंबल जारी किया है? यह ओमान के द्वारा किया गया। और ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। ओमान की राजधानी मस्कट हो जाएगी। और इसने अपने मुद्रा के सिंबल को परिवर्तित किया है। बताइएगा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉग राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं? यह सिंगापुर हो जाएगा। और भारत और मालदीव के मध्य भी 60 वर्षों का संबंध रहा है। और भारत और सिंगापुर के मध्य भी 60 वर्षों का राजनयिक संबंध रहा है। बताइएगा, हाल ही में भारतीय पहल किस संगठन के द्वारा लॉन्च की गई है? भारतीय पहल एपेडा के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? एपेडा के द्वारा भारतीय पहल लॉन्च की गई है। बताइएगा, हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन बन गया है? विक्रम 32 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विक्रम 32 हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर बना है। बताइएगा, हाल ही में 3 दशक के बाद राज्य के रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ की वापसी हुई है। यह रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? यह गुजरात में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य, जो जिसमें बाघ की वापसी हुई है। बताइएगा, गुजरात का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? यह गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा।
बताइएगा, हाल ही में यूएनएफपी इंडिया ने लैंगिक समानता के लिए किसे मानद मानद राजदूत नियुक्त किया है? यह कीर्ति सैनन को किया है। हाल ही में यूएनएफपीए इंडिया ने लैंगिक समानता के लिए किसे मानद राजदूत नियुक्त किया है? यह कीर्ति सैनन को किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी का संबंध किससे हो जाएगा? अरुंधति रॉय से हो जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी हो जाएगा? यह भी अरुंधति राय की हो जाएगी। और बताइएगा, विक्ट्री सिटी किन की कृति हो जाएगी? यह सलमान रुश्दी की हो जाएगी। विक्ट्री सिटी किन की हो जाएगी? सलमान रुश्दी की कृति हो जाएगी। बताइएगा, हाल ही में डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? यह इटली टीम के द्वारा जीता गया। किस टीम के द्वारा जीता गया? इटली टीम के द्वारा डेविस कप 2025 का खिताब जीता गया है। और डेविस कप जो होता है वह किस खेल से संबंधित होता है? यह टेनिस से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? टेनिस से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर में कितनी गिरावट आई है? यह 25% की गिरावट आई है। 75% की गिरावट आई और यह 25% हो गया है मृत्यु दर में। बताइएगा, हाल ही में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया साइटों पर किस देश के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है? यह अपना नेपाल के द्वारा लगा दिया गया है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया साइटों पर नेपाल द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। बताइएगा, हाल ही में यूके का अम्बा एक्रेडिटेशन और एडुनिवर्सल 2025 रैंकिंग में 4 पाम्स से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में यूके का अम्बा एक्रेडिटेशन और एडुनिवर्सल 2025 रैंकिंग में 4 पंपास से किसे सम्मानित किया गया है? ये आईआईएम रांची को सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? आईआईएम रांची को सम्मानित किया गया है। बताइएगा, हाल ही में अनुतीन चारवीराकुल ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? यह थाईलैंड के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, अनुतीन चारवीराकुल। बताइएगा, हाल ही में 82वें वेनिस फिल्म समारोह में ओरिजोंटी वर्ग में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? यह अनुपर्णा राय के द्वारा जीता गया। किनके द्वारा जीता गया? अनुपर्णा राय के द्वारा 82वें वेनिस फिल्म समारोह में ओरिजोंटी वर्ग में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता गया है। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह केजीएस ढिल्लन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? केजीएस ढिल्लन के द्वारा। और बताइएगा, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दावों को जीआई टैग मिला है? यह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दावों को जीआई टैग मिला है? यह अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक ब्लेड दाव को जीआई टैग मिला है। बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त नवीनतम बाघ अभयारण्य देवरीगढ़ कहाँ स्थित हो जाएगा? यह उड़ीसा में हो जाएगा। देवरीगढ़ कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाली पहली आदिवासी परिषद कौन सी है? यह बोडोलैंड हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बोडोलैंड हो जाएगी। बताइएगा, वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में होगा? यह अमेरिका की हो जाएगा। किसकी हो जाएगा? अमेरिका, जोहान्सबर्ग और रूस। G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में होगा? अमेरिका, जोहान्सबर्ग, रूस। अमेरिका की मेजबानी में होगा। बताइएगा, हाल ही में 10 दिवसीय संगाई फेस्टिवल 2025 कहाँ शुरू किया गया है? यह मणिपुर में किया गया। और संगाई हिरण भी यहाँ मिलती है, जो संगाई हिरण यहाँ प्रसिद्ध है मणिपुर में। बताइएगा, हाल ही में अदानी पावर ने किस देश में बांगछू जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए समझौता किया? किस देश के साथ समझौता किया? या भूटान के साथ समझौता किया है अदानी पावर ने बांगछू जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए। बताइएगा, हाल ही में कैंसर के टीके एंटोरोमिक्स का अनावरण किसने किया है? यह रूस के द्वारा किया गया। हाल ही में कैंसर के टीके एंटोरोमिक्स का अनावरण किस देश ने किया है? रूस के द्वारा किया गया। बताइएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया गया है? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। बताइएगा, हाल ही में यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यह कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। यूएस ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। बताइएगा,
हाल ही में दिग्वंत धर्मेंद्र जो थे वह किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति थे? अभिनेता हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? अभिनेता। और शोले फिल्म में अभिनेता के किरदार में कौन से दो व्यक्ति थे जो प्रसिद्ध हुए थे? वह धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन अभिनेता के तौर पे शोले सिनेमा में कार्य किए थे। बताइएगा, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के विरुद्ध अब कहाँ जनरेशन जेड का हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ है? यह नेपाल में हुआ है। बताइएगा, हाल ही में अहमदाबाद में होने वाले 11वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया है? यह जलवीर किया गया। क्या किया गया है? जलवीर लॉन्च किया गया अहमदाबाद में होने वाली 11वीं एशियाई एथलेटिक्स एक्वेटिक्स चैंपियनशिप। बताइएगा, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? यह सीपी राधाकृष्णन का हो जाएगा। और इनसे पूर्व कौन राष्ट्रपति थे? उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। और जगदीप धनखड़ का क्रम क्या में उपराष्ट्रपति का हो जाएगा? 14वें उपराष्ट्रपति का हो जाएगा। और इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो साथियों, आज की जो होमवर्क सीरीज का करंट अफेयर्स था वो इसी के द्वारा समाप्त होता है। अब आप लोग के मध्य लुसेंट प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, मुगल काल में प्रांतों में शांति स्थापित करने वाले प्रमुख अधिकारी क्या कहलाते थे? मुगल काल में प्रांतों में शांति स्थापित करने वाले प्रमुख अधिकारी क्या कहलाते थे? यह सूबेदार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सूबेदार कहलाते थे। बताइएगा, मुगल काल में नगर प्रधान को क्या कहा जाता था? ठीक है, साइंस ही स्टार्ट कर देते हैं। हमारे ग्रुप के मेंबरों का रिक्वेस्ट है कि पहले साइंस से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो पहले साइंस ही स्टार्ट करते हैं। द एग्जाम पोर्टल के माध्यम से जो साइंस दिया गया था फिजिक्स, वही प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, स्नेल का नियम का फॉर्मूला क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर होता है। और यह किससे संबंधित हो जाएगा? यह नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्नेल का नियम किससे संबंधित, किस परिघटना से संबंधित हो जाएगा? इस प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित हो जाएगा। पता है किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? यह लाल रंग का कम। जिसका अपवर्तनांक जितना कम होगा उससे चाल जो होगी उसमें अधिक, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक हो जाएगा। और किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? यह बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बताइएगा, इंद्रधनुष जो होता है वह किस कारण से बनता है? अपवर्तन परावर्तन दोनों से बनता है। इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण भी होता है। बताइएगा, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? यह प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई पड़ता है। बताइएगा, सूर्य सवेरे में या प्रातः काल में लालिमा दिखता है, यह किसका कारण? यह प्रकीर्णन के कारण ही होता है। लालिमा किसके कारण दिखता है? प्रकीर्णन के कारण। उसके बाद बड़ा छोटा जो होता है ना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, वो अपवर्तन के कारण बड़ा छोटा दिखता है। लेकिन रंग जो डिपेंड करेगा वो प्रकीर्णन के कारण ही होगा। बताइएगा, मृग मारीचिका बनने वाली घटना को क्या कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन अर्थात TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। बताइएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जो है कहां से कहां जाता है? हीरे से कांच में जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। बताइएगा, वह लेंस जो बीच में पतला होता है और परिधि के पास मोटा होता है, कौन सा लेंस कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। बताइएगा, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? या कांच के बीच जाते हुए न्यूनतम होती है प्रकाश की गति। बताइएगा, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। बताइएगा, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी बड़ा होता है। इसीलिए दंत चिकित्सकों के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेंस में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी डायोप्टर होगी? +2 डायोप्टर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? +2 डायोप्टर हो जाएगी। बताइएगा, अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.36 अवतल अल्कोहल का अपवर्तनांक हो जाएगा। बताइएगा, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यह फोकस पर बनेगा। किस पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। बताइएगा, उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी होती है? बीच में मोटा हो जाएगा, किनारों पे पतला हो जाएगा उत्तल लेंस की। और उत्तल लेंस की कैसी हो जाएगी? बीच में पतला एवं किनारों पे
मोटी हो जाएगी। बताइएगा लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? ये बाय ऑप्शन मिट्टी का हो जाएगा। बताइए लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर हो जाएगा। बताइएगा किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। बताइएगा उत्तल लेंस को किस अन्य लेंस के नाम से भी जाना जाता है? अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइए लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। और दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाता है। दर्पण में प्लस हो जाएगा और लेंस में माइनस हो जाएगा। बताइएगा पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस के बने होते हैं? यह उत्तल लेंस के बने होते हैं। बताइएगा खोजी बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह कौन सा दर्पण होता है? यह नतोदर दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण हो जाएगा? नतोदर। हाँ ऑप्शन वाहनों में तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल साइड मिरर जो होता है ना उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर रियर व्यू मिरर जो बोलते हैं जिसको। बताइएगा बेंजीन का अपवर्तनांक क्या होता है? 1.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेंजीन का अपवर्तनांक? 1.5 हो जाएगा यानी 1.5 हो जाएगा। बताइएगा यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? 2f पर ही बनेगा। यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f पर ही बनेगा। बताइएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? यह उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का ही प्रयोग होता है। बताइए लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है फोकस दूरी डायोप्टर के द्वारा और फोकस दूरी के व्युत्पन्न के द्वारा मापी जाती है। बताइएगा किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न उष्मा धारा को किसके समानुपाती होती है? इसके वर्ग के समानुपाती हो जाएगी। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न उष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती हो जाती है। H बराबर I स्क्वायर RT होता है। बताइएगा किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। बताइएगा विद्युत परिपथ की शक्ति क्या बराबर क्या होती है? P बराबर VI या V स्क्वायर बाय R हो जाता है। P बराबर VI या V स्क्वायर बाय R होता है। बताइएगा किसी चालक का ताप बढ़ाने पे उसके चालकता पे क्या प्रभाव पड़ती है? उसकी चालकता घट जाएगी। जबकि अर्धचालक में ताप बढ़ाएंगे तो उसकी चालकता बढ़ जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। ये बाय ऑप्शन याद रखिए, ये पूछ देता है। किसी चालक का ताप बढ़ाने पे उसकी चालकता घट जाएगी जबकि अर्धचालक के ताप बढ़ाने पे उसकी चालकता बढ़ जाएगी। बताइएगा किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह किसका नियम है? यह ओम का नियम हो जाएगा। किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। यह नियम ओम का नियम है। बताइएगा शुष्क सेल के ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु के बने होते हैं? शुष्क सेल के ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु के बने होते हैं? जस्ते के बने होते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा तापीय विद्युत संयंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में होता है? या उष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में हो जाता है। तापीय विद्युत संयंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण का किससे किस में होता है? उष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है। और ये अभी हाल फिलहाल में अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। बताइएगा फैराडे का नियम किससे संबंधित हो जाएगा? फैराडे का नियम या विद्युत अपघटन से संबंधित हो जाएगा फैराडे का नियम। बताइएगा शुष्क सेल जो होता है वह कैसा सेल होता है? प्राथमिक या द्वितीयक? या प्राथमिक सेल हो जाएगा शुष्क सेल। और बताइएगा प्राथमिक सेल का पुनः प्रयोग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बताइएगा कार में प्रयुक्त होने वाले विद्युत बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा गया है? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को ही कहा गया। बताइएगा हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितने वोल्ट पर प्रत्यावर्तित वोल्टता होती है? 220 वोल्ट पे होती है। कितने पे होती है? 220 वोल्ट पे होती है। बताइएगा कास्ट कोयला कहाँ जलता है? या वायु में जलेगा कास्ट कोयला। बताइएगा मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई पड़ता है? या पीला दिखेगा। संतृप्त को जलाएंगे तो नीला रहेगा और संतृप्त को जलाएंगे तो पीला लौ देती है। बताइएगा ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है ईंधन के अपूर्ण दहन से। और इस कार्बन मोनोऑक्साइड को कौन सी गैस कहा गया है? दम घुट्टू गैस कहा गया है, जो हमारे हीमोग्लोबिन में घुल के और सांस लेने में तकलीफ उत्पन्न करती है। बताइएगा
जो यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा को घुलने में कम कर देती है, उसकी मात्रा को, ऑक्सीजन को घुलने की मात्रा हीमोग्लोबिन में। बताइएगा पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है क्या कहलाता है? जीव मंडल कहलाता है। पृथ्वी का वह भाग जहाँ जैविक जंतु का निवास करते हैं क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। बताइएगा बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या था? बाघों का संरक्षण हो जाएगा। और यह कब आया था? 1973 में आया था। और बाघ दिवस की स्थिति को मनाते हैं? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसके द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है? IUCN के द्वारा की जाती है। और IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 में IUCN की स्थापना हुई थी। बताइएगा किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? प्राणी जात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राणी जात कहा जाता है। बताइएगा भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा था? यह सतपुड़ा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सतपुड़ा हो जाएगा। भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा हो जाएगा? सतपुड़ा हो जाएगा। बताइएगा पृथ्वी के जीव भाग पर सजीव पाए जाते, जिस भाग पर सजीव पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जैव मंडल कहा जाता है। बताइएगा वनोन्मूलन जो होता है वह किन के लिए खतरा होता है? पौधे एवं जीवों के लिए खतरा हो जाएगा वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का अर्थ क्या हो जाएगा? वनों की कटाई हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मानव भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? मानव भ्रूण का या गर्भाशय में होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताए मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? हाइड्रा में। हाइड्रा एवं ईस्ट दोनों में मुकुलन द्वारा जनन होता है। बताइएगा मनुष्य में मादा युग्मक क्या कहलाते हैं? अंडाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंडाणु मादा युग्मक कहलाते हैं। बताइएगा आंतरिक निषेचन किस में होता है? आंतरिक निषेचन या मुर्गी में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? बाय ऑप्शन चल जाइए, नाम नहीं भी होता है, मुर्गी इसमें दिया हुआ है। बताइएगा भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सकती है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सकती है, गर्भ कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्भ कहलाता है। तो साथियों द एग्जाम पोर्टल के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का महेश बनवाल द्वारा रचित NCERT सारभूत तत्व प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा किस धातु की चालकता सर्वाधिक होती है? या चांदी की हो जाएगी। पता है मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ की निर्मित होती है? या कैल्शियम कार्बोनेट की निर्मित होती है। पता है सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन कौन सी हो जाएंगी? सबसे हल्की लिथियम हो जाएगी और सबसे भारी ओस्मियम हो जाएगी। बताइएगा चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं कौन कौन सी है? सोडियम पोटेशियम। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? हम्फ्री डेवी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हम्फ्री डेवी के द्वारा की गई थी। बताइएगा अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है? यह मैग्नीशियम सिलिकेट से निर्मित होता है। बताइएगा मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? या लिथियम का प्रयोग किया जाता है। बताइए क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। और बताए बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या हो जाएगा? CaOH का होल 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaOH का होल 2 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा बुझे हुए चूने का। बताइएगा यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? या पिंच ब्लेड हो जाएगा। बताइएगा परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? या सीजियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सीजियम का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। और बताए फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। और फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और बताइएगा कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा को करवाने में किया जाता है। बताइएगा मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? या विल्सन रोग हो जाता है कॉपर की अधिकता से। बताइएगा फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग किया जाता है? यह सेलिनियम का प्रयोग किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। बताइएगा कौन सा तत्व जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? या सल्फर पाया जाता है। सोना ऑप्शन के अनुसार सोना भी होगा, स्वतंत्र अवस्था में वो भी पाया जाता है। बताइएगा धातुओं में सर्वाधिक हीन चालकता किसकी होती है? हीन चालकता सीसा की होगी। यह सबसे हीन चालकता हो जाएगी ताप की और विद्युत दोनों की हो जाएगी। यह हीन चालकता इसमें होगी शीशे में। बताइएगा भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है? यह हाइड्रोजन को कहा गया भविष्य का ईंधन। बताइएगा
शल्य क्रियाओं में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? या कैल्शियम सल्फेट का किया जाता है। किसका किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का शल्य क्रियाओं की पट्टियों के रूप में रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा सबसे कठोर धातु कौन सी है? यह प्लेटिनम हो जाएगी। सबसे कठोर धातु कौन सी हो जाएगी? प्लेटिनम हो जाएगी। और बताइए सफेद सोना किसे कहा गया है? प्लेटिनम को ही कहा गया। और बताइएगा मूर्खों का सोना किसे कहा गया? आयरन पायराइड को मूर्खों का सोना कहा गया। बताइएगा हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? या फेरस सल्फेट हो जाएगा हरा कशिश का। बताइएगा श्वेत कशिश का रासायनिक नाम क्या हो गया? जिंक सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट हो जाएगा। और नीला कशिश का कॉपर सल्फेट हो जाएगा। इसमें सिर्फ कॉपर यानी नीला कशिश में ही है ना 5 H2O लगता है, CuSO4 × 5 H2O, बाकी सब में 7 H2O लगेगा। बताइएगा आतिशबाजी में लाल रंग जो होता है वह किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? यह स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण हो जाएगा? स्ट्रोंशियम लाल। और हरा कहेगा तो बेरियम। बताइएगा औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? या तांबे का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम औजार निर्माण में किया गया था। बताइएगा सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस में डुबो कर रखा जाता है? किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। बताइएगा भर्जन जो होता है वह प्रायः किन अयस्कों के लिए किया जाता है? भर्जन या सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्कों के लिए भर्जन प्रक्रिया अपनाई जाती है। बताइएगा माणिक्य और जो नीलम होते हैं वो किसके अपरूप या पहचान में रूप में होते हैं? यह एल्युमिनियम ऑक्साइड के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? एल्युमिनियम ऑक्साइड के प्रतिरूप हो जाएंगे माणिक्य और नीलम। हाँ बताइएगा परलैश जो होता है वह किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? परलैश या पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? परलैश पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है। बताइएगा क्वार्च का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। क्वार्च का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। बताइएगा भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन हो जाएगा। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व या अल्युमिनियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अल्युमिनियम भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बताइए शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। और बताइएगा 18 कैरेट के सोने में सोने की शुद्धता का प्रतिशत कितना होता है? 75% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75%। और 24 कैरेट में 100% शुद्ध सोना हो जाएगा। बताइएगा वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित होती है? या अल्युमिनियम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अल्युमिनियम हो जाएगी। बताइएगा इस्पात के किस गुण के कारण को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है? या जंग प्रतिरोध गुण को, जंग संरक्षण से बचने के लिए आप जंग प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से आप लोग के मध्य जो केमिस्ट्री दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा पलासी का युद्ध जो हुआ था उस समय भारत के बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। और बताइए बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ किसके कार्यकाल में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में हुआ था। बताइएगा कड़ा मानिकपुर की और या इलाहाबाद की जो संधि कहा जाता है वह किसके कार्यकाल में हुई थी? यह रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में ही हुई थी। किसके कार्यकाल में? हाँ संधि जो हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में हुई थी। बताइएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? यह वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वारेन हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 80 से 84 में हुआ था। और यह किस संधि के द्वारा तहत समाप्त हुआ था? यह मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। बताइएगा टीपू सुल्तान की मृत्यु कौन से युद्ध के समय? चतुर्थ में हो गई थी। और हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। बताइएगा सहायक संधि की नीति 1798 में बंगाल के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आई थी? यह लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में आई थी। और कौन स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? यह लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही कहा जाता था। किसके द्वारा कहा जाता था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही कहा जाता। बताइएगा वर्ष 1799 में प्रेस पर सेंसर किस वायसराय के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लगाया गया था? यह
सेंसर लगाया था, ये प्रतिबंध नहीं बोल रहे, सेंसर लगाया था। यह बेलेजली के कार्यकाल में ही लगाया था। प्रतिबंध कहेगा तो लिप्टन के कार्यकाल में लगाया गया था और रिपन के कार्यकाल में इसको समाप्त कर दिया गया था। बताइएगा अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड मिंटो प्रथम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड मिंटो प्रथम हो जाएंगे। बताइएगा सती प्रथा पर रोक तथा ठगी प्रथा का अंत किस बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लगाया गया था? यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में लगाया गया था। और बताइएगा ठगी प्रथा, जो ठग लोग थे वो किस देवी की पूजा करते थे? काली की पूजा करते थे। ठग लोग जो थे वो किसकी पूजा करते थे? काली की पूजा करते थे। बताइएगा भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भारत के किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? लॉर्ड मेडकॉफ को या चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। बताइएगा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड ऑकलैंड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड ऑकलैंड हो जाएंगे। बताइएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। और भारत के प्रथम वायसराय कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएंगे। बताइएगा भारत में दास प्रथा का अंत हुआ था और प्रथम अफगानी युद्ध की समाप्ति जो है भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? यह लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में थी। और लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल कब से कब तक था? 42 से 44 हो जाएगा। कब से कब तक हो जाएगा? 42 से 44 के मध्य हो जाएगा। बताइएगा किसके द्वारा मुंगेर, इलाहाबाद और बांकीपुर में सेनाओं के 3 केंद्रों की स्थापना की गई थी? यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बताइएगा बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया गया था तथा बंगाल में प्रथम मदरसे की स्थापना किस बंगाल के गवर्नर के शासनकाल में हुई थी? यह वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी? वारेन हेस्टिंग्स। बताइएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 67 से 69 1767 से 69 के मध्य चला था उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? यह जॉन कार्टियर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जॉन कार्टियर हो जाएंगे। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो आधुनिक भारत दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक साइंस प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा एस्पर्टेम जो होता है वह कैसा मधुरक होता है? एस्पर्टेम यह कृत्रिम मधुरक हो जाएगा और जिसका प्रयोग सुक्रोज या सामान्य चीनी के स्थान पर भोज्य या पेय पदार्थों में किया जाता है। सामान्य भोज्य पदार्थों में एवं पेय पदार्थों में किसका प्रयोग किया जाता है? सामान्य चीनी के तौर पे एस्पर्टेम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एस्पर्टेम का प्रयोग किया जाता है। जो चीनी से कितना गुना अधिक मीठा होता है? यह 200 गुना मीठा होता है। एस्पर्टेम चीनी से कितना गुना मीठा होता है? 200 गुना अधिक मीठा होता है। बताइएगा एस्पर्टेम की बहुत ही कम मात्रा में पर्याप्त मधुरता प्राप्त की जा सकती है जिसके कारण इसकी बहुत कम मात्रा उपयोग की जाती है। इसके लिए इससे प्राप्त कैलोरी अंश क्या होता है? यह नगण्य होता है। इसीलिए इससे प्राप्त कैलोरी अंश क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। बताइएगा 1 गिलास पानी में कितना कैलोरी अंश होता है? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 गिलास पानी में कैलोरी अंश 0 हो जाएगा। बताइएगा यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2 हो जाएगा। और यह प्रथम कार्बनिक यौगिक था जिसका प्रयोगशाला में संश्लेषण किया गया था। बताइए यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? वॉलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वॉलर के द्वारा किया गया था। बताइएगा यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यह 46% होती है। कितनी होती है? 46% होती है। बताइएगा मानव मूत्र में क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। और मानव मूत्र में यूरिया का परसेंटेज कितना होता है? 2.5% हो जाएगा। इसमें जल की मात्रा कितनी होती है? मानव मूत्र में 95% होती है और अन्य अपशिष्ट पदार्थ 2.5% होते हैं। बताइएगा मूत्रालयों के पास तीखी दुर्गंध का कारण क्या होता है? इसमें अमोनिया गैस बनती है जो तीखी गंध का उत्पन्न करती है। देखते होइएगा ज्यादातर मूत्रालय के आसपास है ना गंध होती है, वह अमोनिया गैस बनने के कारण होती है। बताइएगा किसका उत्पादन द्रव अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया द्वारा होता है? किसका उत्पादन द्रव अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया के द्वारा होता है? यह यूरिया का उत्पादन होता है। द्रव अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया के पश्चात यूरिया का निर्माण होता है। बताइएगा यूरिया को और क्या कहा जाता है? कार्बामाइड भी कहा जाता है। यूरिया को क्या कहा जाता है? कार्बामाइड भी कहा जाता है। बताइएगा यूरिया में किसकी उपस्थिति एमाइड रूप में रहती है?
यह नाइट्रोजन की उपस्थिति एमाइड रूप में होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की उपस्थिति एमाइड के रूप में होती है। बताइएगा एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन की श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन हो जाएगा? या बेंजीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बेंजीन। और बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 हो जाएगा। और बेंजीन की खोज किसने की थी? या माइकल फेराडे के द्वारा बेंजीन की खोज की गई थी। बेंजीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? माइकल फेराडे के द्वारा की गई थी। बताइएगा किसका प्रयोग प्लास्टिक रंजक औषधि डीडीटी आदि के निर्माण में किया जाता है? या बेंजीन के प्रयोग से ही किया जाता है। और डीडीटी का संपूर्ण रूप क्या हो जाएगा? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन हो जाएगा। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन हो जाएगा डीडीटी का संपूर्ण रूप। बताइएगा सोडियम बेंजोएट को खाद्य परिरक्षक की तरह व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? NaC7H5O2 हो जाएगा। NaC7H5O2 हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट का सूत्र हो जाएगा। बताइएगा बहुलक उच्च अणु भार वाले पदार्थ होते हैं जो साधारणतः अणु अर्थात एकल के अनेक अणुओं के आपस में जुड़ने से बनते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? बहुलीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुलीकरण कहलाती है। बताए प्रकृति से प्राप्त बहुलकों को प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, प्राकृतिक रबर वगैरह हो जाएंगे प्राकृतिक बहुलक के स्वरूप। बताइएगा कृत्रिम रूप से बनाए गए बहुलक को संश्लेषित बहुलक कहा जाता है। नायलॉन के किसका उदाहरण हो जाएगा? संश्लेषित बहुलक का ही उदाहरण हो जाएगा। नायलॉन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, टेरिलीन आदि का। और टेफ्लॉन का प्रयोग बर्तन में लेप लगाने के लिए किया जाता है। बताइएगा कुछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, प्रोपिलीन इत्यादि के बहुलीकरण से किसका निर्माण होता है? कुछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, प्रोपिलीन इत्यादि के बहुलीकरण से प्लास्टिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्लास्टिक का निर्माण होता है। बताए ताप के प्रभाव के आधार पर प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। बताइएगा थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर पुनः कठोर हो जाता है थर्मोप्लास्टिक। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है गर्म करने पर मुलायम होता है जिससे इसे इच्छा के अनुसार आकार दिया जा सकता है, परंतु पुनः गर्म करने पर यह मुलायम नहीं होता। यह एक बार जिस स्वरूप में आ जाएगा उसी स्वरूप में रहेगा। हाँ बताइएगा पॉलिथीन जो है वह कैसा बहुलक है? यह एथीन का बहुलक हो जाएगा और यह प्लास्टिक का ही स्वरूप होता है पॉलिथीन। बताइएगा विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग कृत्रिम फर्श बनाने में, रेनकोट, थैले, पर्दे, खिलौने इत्यादि में किया जाता है। क्या होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगी, पीवीसी। और इसका प्रयोग तार के ऊपर वायरिंग मतलब लेप चढ़ाने के भी किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग। बताइएगा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिसका निर्माण फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल उद्योगों में किया जाता है। क्या कहलाता है? बेकेलाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेकेलाइट हो जाएगा। बताइएगा विद्युत कुचालकता, जल प्रतिरोधकता आदि गुण होने के कारण कौन अत्यंत उपयोगी बहुलक होता है? यह रबड़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रबड़ हो जाएगा। विद्युत कुचालकता, जल प्रतिरोधकता एवं प्रत्यास्था इत्यादि गुण के कारण रबड़ अत्यंत उपयोगी बहुलक हो जाता है। रबड़ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रबर एवं संश्लेषित रबर हो जाएगा। जैसे प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं उसी तरह रबड़ भी दो प्रकार के हो जाएंगे। एक हो जाएगा प्राकृतिक रबर और एक हो जाएगा संश्लेषित रबर। और प्लास्टिक दो प्रकार के कौन कौन से हो जाएंगे? थर्मोप्लास्टिक और दूसरा हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा। बताइएगा प्राकृतिक रबर जो होता है वह प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। हिविया नामक वृक्ष के दूध से प्राप्त करते हैं प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। और कृत्रिम रूप से बनाए जाने वाले रबर को संश्लेषित रबर कहते हैं। यह रबर क्लोरोप्रीन अथवा आइसोब्यूटाडाइन का बहुलक होता है। और संश्लेषित रबर के मुख्य उदाहरण हो जाएंगे ड्यूप्रीन रबर, न्यूप्रीन रबर, थायोकोल रबर इत्यादि। और इसका विभिन्न औद्योगिक उपयोग किया जाता है कृत्रिम रबर संश्लेषित रबर का प्रयोग। बताइएगा रेशे विशेष तौर पर क्या होते हैं? रेशे फाइबर यह बहुलक होते हैं जो लंबे धागे के रूप में होते हैं। और रेशे प्राकृतिक एवं संश्लेषित दोनों प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रेशों के मुख्य उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे?
जूट हो जाएगा, सन हो जाएगा, कपास हो जाएगा और ऊन हो जाएगा प्राकृतिक रेशे का उदाहरण। तो साथियों, कॉस्मोस दृष्टि पब्लिकेशन के क्विक साइंस से जो रसायन शास्त्र में आप लोगों को होमवर्क दिया गया था वो ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। और भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है निर्वाचन के लिए? 35 वर्ष हो जाएगी। बताए भारत के राष्ट्रपति का वेतनमान कितना होता है? 5 लाख रुपया होता है, जो टैक्स मुक्त होता है। और बताइएगा भारत के राष्ट्रपति को पेंशन के तौर पर कितनी राशि मिलती है? 60,000 है, 1,60,000 होती है। बताइएगा समाचार पत्र जो होता है वह किस सूची का विषय है? या समवर्ती सूची का विषय होगा। समवर्ती सूची में कितने विषय है वर्तमान में? 52 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 52। और पूर्व में समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 विषय हो जाएंगे। और राज्य सूची में पूर्व में कितने विषय थे? 66 थे। अब कितने हो जाएंगे? 61 हो जाएंगे। और संघ सूची में पूर्व में कितने विषय थे? 97। अभी वर्तमान में कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। 100 हो जाएंगे। और बताइएगा सूचियों का उल्लेख भारतीय संविधान की कौन से अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में हो जाएगा। और पता है 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से हो जाएगी। किससे हो जाएगी? भूमि सुधार से। और यह कब 9वीं अनुसूची में संशोधन जो हुआ था वह कब आया था? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत किया गया था और 9वीं अनुसूची का निर्माण हुआ था। बताइएगा विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? या प्रशांत महासागर हो जाएगा। बताइएगा हेमेटाइट किसका है? यह लोहा का हो जाएगा। उसका सूत्र क्या हो जाएगा? Fe2O3 हो जाएगा। हेमेटाइट का सूत्र क्या हो जाएगा? Fe2O3 हो जाएगा। बताइएगा मानव पित्त प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय हो जाएगा। उसका पीएच मान कितना होता है? 7.7 हो जाएगा। और अमाशय रस का 1.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.4 हो जाएगा। और यह अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। बताइएगा पिछौला झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में पिछौला झील हो जाएगा। और बताइएगा सांभर झील कहाँ स्थित है? यह राजस्थान में हो जाएगा। बताइए डिडवाना कहाँ है? यह भी राजस्थान में ही हो जाएगा। बताइएगा बेम्बेनाड झील कहाँ है? केरल में हो जाएगी। और बताइएगा भारत की कौन सी झील जो है क्रेटर ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित हुई है? लोनार झील हो जाएगी, जो महाराष्ट्र में अवस्थित है। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हो जाएगी। बताइएगा भारत के पुर्तगाली शासन की आधारशिला किसने रखी थी भारत में? यह फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा हो जाएंगे। बताइएगा नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? प्लिनी हो जाएंगे। बताइएगा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स किन किन देशों के मध्य होता है? भारत और सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। और सिम्बैक्स किस किस के मध्य होता है? भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। सिटमैक्स किस किस के मध्य होता है? थाईलैंड, सिंगापुर और भारत के मध्य होता है सिटमैक्स युद्धाभ्यास। बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और यह किसके विरोध में हुआ सम्मेलन था? यह रॉलेट एक्ट सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध जो सम्मेलन हो रहा था। और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी किस एक्ट के तहत हुई थी? रॉलेट एक्ट के तहत हुई थी। रॉलेट एक्ट कब आया था? 13 मार्च 1919। हाँ 19 मार्च हो जाएगा। 19 मार्च 1919 हो जाएगा। और जलियांवाला बाग जो हो जाएगा वो 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता की कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे वंदे मातरम के रचयिता। बताइएगा चौथ किस शासक के द्वारा अपने पड़ोसी शासकों से लिया जाता था? शिवाजी द्वारा लिया जाता था। बताइएगा क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? या 13 किलोमीटर हो जाएगी। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 13 किलोमीटर हो जाएगी। बताइएगा घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? घाना या राजस्थान में हो जाएगा घाना। बताइएगा प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? विनोबा भावे हो जाएंगे। हाँ था 1951 में हो जाएगा। सही है 1951 में हो जाएगा। ये आपका भूदान तो 1953 में 51 में हुआ था। सत्याग्रह वही ना भूदान हो जाएगा 1951 है उसमें भूदान। हाँ भूदान हो जाएगा। और यह व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 हो जाएगा। बताइएगा
विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा हो जाएगी। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगी? किलोवाट घंटा हो जाएगी। बताइए शांति निकेतन के संस्थापक कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। बताइएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का अवकाश मुक्त की आयु सीमा कितनी होती है? 65 वर्ष हो जाएगी। और उच्च न्यायालय की कितनी हो जाएगी? 62 वर्ष। उच्चतम न्यायालय की 65 वर्ष और उच्च न्यायालय की 62 वर्ष हो जाएगी। बताइएगा भारतीय संघ की मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होती है? या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बताइएगा गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? बीजी तिलक हो जाएंगे। और मराठा के कौन हो जाएंगे? बीजी तिलक ही हो जाएंगे। और मराठा अंग्रेजी में थी, हाँ मराठी में केसरी हो जाएगी और मराठा अंग्रेजी में लिखी गई थी। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य स्पीडी का करंट अफेयर्स प्रारंभ किया जा रहा है। लूसेंट बचा हुआ है ना, साथियों लूसेंट प्रारंभ किया जा रहा है जो बचा हुआ था। बताइएगा मुगल काल में प्रांतीय राजस्व का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? या दीवान कहलाता था। क्या कहलाता था? दीवान कहलाता था। बताइए जिले का प्रधान फौजी अधिकारी क्या कहलाता था? फौजदार कहलाता था। क्या कहलाता था? फौजदार कहलाता था। बताइएगा प्रांतीय सैन्य प्रधान क्या कहलाता था मुगल काल में? प्रांतीय सैन्य प्रधान मुगल काल में क्या कहलाता था? यह बख्शी कहलाता था। क्या कहलाता था? बख्शी कहलाता था। बताइए नगर प्रधान मुगल काल में क्या कहलाता था? कोतवाल कहलाता था। बताइएगा परगने का प्रमुख अधिकारी मुगल काल में क्या कहलाता था? यह सिकदार कहलाता था। क्या कहलाता था? सिकदार कहलाता था। बताइएगा मुगल काल में प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? यह खालसा भूमि कहलाती थी। क्या कहलाती थी? खालसा भूमि कहलाती थी। और तनख्वाह के बदले दिए जाने वाली भूमि यह जागीर भूमि कहलाती थी। तनख्वाह के बदले में जो भूमि दी जाती थी उसको जागीर भूमि कहा जाता था। और जो बादशाह के अधीन में नियंत्रण में रहती थी भूमि उसे खालसा भूमि कहा जाता था। बताइएगा अकबर के द्वारा एक करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र में कितने दाम वसूल करना होता था? 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। बताइएगा कब अकबर ने दहसाला नाम की प्राचीन नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की थी? यह 1580 में की थी। अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली कब प्रारंभ की थी? 1580 में की थी। बताइएगा 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? यह चाचर कहलाती थी। क्या कहलाती थी? चाचर कहलाती थी। 3 से 4 वर्ष में जो खेती करता था उसको चाचर कहा जाता था जिस भूमि पर। और नियमित रूप से खेती की जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? या पोलज कहलाती थी। क्या कहलाती थी? पोलज कहलाती थी नियमित रूप से। बताइएगा मुगल काल में औरंगजेब ने अपने शासन काल में किस प्रणाली को अपनाया था और भूराजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया था? यह नस्क प्रणाली को अपनाया था। किसको अपनाया था? नस्क प्रणाली को अपनाया था और भूराजस्व की राशि उपज का आधा कर दिया था। बताइएगा सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र मुगल काल में कहाँ था? यह बिहार हो जाएगा। सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहाँ हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बताइएगा उत्तम श्रेणी का ऊनी वस्त्र और शाल कहाँ निर्मित किए जाते थे? या कश्मीर में और लाहौर में किए जाते थे। बताइएगा मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई किस शासक के कार्यकाल में हुई थी? या औरंगजेब के कार्यकाल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई हुई थी। बताइएगा आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल शासक ने करवाया था? या शाहजहां के द्वारा कराया था। और बताइए स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के काल को कहा गया? शाहजहां के शासन काल को कहा गया। और बताइएगा हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के कार्यकाल को कहा गया? या अकबर के शासन काल को कहा गया। बताइएगा मुगल काल में सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का क्या कहलाता था? यह मोहर कहलाता था। क्या कहलाता था? मोहर कहलाता था। बताइएगा अकबर द्वारा चलाए गए सबसे बड़े सोने का सिक्का था, यह 101 तोले का था। इस सिक्के को क्या कहा जाता था? संसव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संसव कहा जाता था। बताइएगा 25 तोले के सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? अतमाह कहा जाता था। 25 तोले के सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता? अतमाह कहा जाता था। जबकि 101 तोले के अकबर के द्वारा चलाए गए सिक्के को क्या कहा जाता था? संसव कहा जाता था। बताइएगा चांदी का सिक्का क्या कहलाता था मुगल काल में? रुपया कहलाता था। और जलाली भी कहलाता था चांदी का सिक्का। बताइएगा
मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार कौन सा रुपया था? मुगल काल अर्थव्यवस्था का आधार? या चांदी का सिक्का हो जाएगा? बताइएगा। दैनिक लेन देन के लिए किसके दाम का प्रयोग किया जाता था? किस धातु के से निर्मित दाम का प्रयोग किया जाता था? या तांबे के निर्मित दाम का प्रयोग किया जाता था? बताइएगा। 1 रुपया में कितने दाम होते थे? 40 दाम हो जाएंगे। 1 रुपया में 40 दाम। रुपया जो होता था चांदी का सिक्का होता था, और दाम जो होता था तांबे का हो जाएगा। 40 1 रुपया बराबर 40 दाम हो जाएगा। बताइएगा। जात से व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या ज्ञान होता था मुगल काल में। बताइएगा। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले क्या कहलाते थे? मनसबदार कहलाते थे। और 500 से 250 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा कहलाते थे। 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा कहलाते थे। और 2500 से ऊपर मनसब प्राप्त करने वाले क्या कहलाते? अमीर आजम कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अमीर आजम। बताइएगा। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? शिवाजी। और शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में शिवनेर दुर्ग के पहाड़ियों में हुआ था। बताइए। शिवाजी की माता का क्या नाम था? जीजाबाई। और शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शाहजी भोसले हो जाएगा। बताइए। 2 अस्पा और सिंहस्पा की व्यवस्था किस शासक के द्वारा, मुगल शासक के द्वारा की गई थी? या जहांगीर के द्वारा की गई थी? जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा और सिंहस्पा की व्यवस्था की थी। और सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दिया था। बताइएगा। मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शहंशाह भी फुटकर घुड़सवार रखते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? अहदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अहदी कहा जाता था। तो साथियों, लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य इन्वायरमेंटल साइंस अर्थात पर्यावरण और पारिस्थितिकी विज्ञान प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा। विश्व में चिन्हित कुल हॉटस्पॉट क्षेत्रों में भारत में कितने हॉटस्पॉट स्थित है? 4। और विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट है? 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र हो जाएंगे। और भारत में जो 4 क्षेत्र स्थित है, ये कौन कौन से क्षेत्र हो जाएंगे? हिमालयन क्षेत्र, भारत इंडो बर्मा क्षेत्र हो जाएगा, और पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। हिमालयन क्षेत्र, भारत बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बताइएगा। विश्व के 36 हॉटस्पॉट क्षेत्रों का विस्तार विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है? यह 2.3% पे हो जाएगा। कितना पे हो जाएगा? 2.3% पे हो जाएगा। और भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42 हो जाएगा। 2.42% हो जाएगा। बताइएगा। जैव विविधता के हॉटस्पॉट को किस आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है? जैव विविधता के हॉटस्पॉट को किस आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है? जातीय बहुतायता, स्थानिकता और आंशिक बोध के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। बताइएगा। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? या पश्चिमी घाट हो जाएगा। और विश्व में इसका क्या स्थान है? 8वां स्थान हो जाएगा पश्चिमी घाट का। बताइएगा। संसार के हॉटस्पॉट के अंतर्गत विद्यमान वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत जैव विविधता भारत धारण करता है? संसार के हॉटस्पॉट के अंतर्गत विद्यमान वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत जैव विविधता भारत धारण करता है? 16.86% करता है। कितना करता है? 16.86% संसार के हॉटस्पॉट के अंतर्गत विद्यमान वैश्विक जैव विविधता का भारत धारण करता है। बताइएगा। जैव भौगोलिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत 10 भौगोलिक क्षेत्र है। ट्रांस हिमालय, हिमालय मरुस्थल, अर्धशुष्क क्षेत्र, पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीप क्षेत्र, गंगा का मैदान, तटीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं द्वीप समूह। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ में और कब बनाया गया था? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ में और कब बनाया गया था? यह चेन्नई में बनाया गया था 2003 में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में 2003 में बनाया गया था। बताइएगा। हिमालयन क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख जंतु कौन कौन से हैं? हिम लेपर्ड और भूरे भालू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हिम लेपर्ड और भूरे भालू हिमालयन क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख जंतु हो जाएंगे। बताइएगा। हिमालय क्षेत्र में अवस्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? यह नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। हिमालय क्षेत्र में स्थित हो जाएगा। और इसमें उड़ने वाली गिलहरी अति संकटग्रस्त जीवों की सूची में शामिल एक स्थानीय जीव हो जाएगा। बताइएगा। मरुस्थलीय जैविक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाला संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है?
मरुस्थलीय जैव भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाला संकटग्रस्त प्रजाति ब्लैक बग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ब्लैक बग हो जाएगा। बताइएगा पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन हो जाएगा। पश्चिमी घाट जो हो जाएगा वो भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन हो जाएगा। बताइएगा दर्द निवारक दवा में किसका प्रयोग होता है? मॉर्फिन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? मॉर्फिन का प्रयोग दर्द निवारक में किया जाता है। बताइएगा कैंसर उपचार की दवा में का निर्माण किन पादपों से किया जाता है? या टेक्सोल से किया जाता है और दर्द निवारक में मॉर्फिन का प्रयोग किया जाता है। टेक्सोल का प्रयोग कैंसर निर्माण के पादपों में किया जाता है। बताइएगा जैव विविधता संरक्षण को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। यह कौन कौन से हो जाएंगे? स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 22 मई को मनाया जाता है। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी इन्वायरमेंटल साइंस आप लोग को होमवर्क के माध्यम से दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा वित्तीय आपात का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 360 में हो जाएगा। और वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है? यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपात वित्तीय आपात जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बताइएगा राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह राज्य सरकारों को यह निर्देश दे सके कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति से विधानसभा में प्रस्तुत किए जाए। यह वित्तीय आपात का प्रभाव हो जाएगा। बताइएगा जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? जो 370 के तहत दिया गया था। बताइएगा अनुच्छेद 358 और 59 में अंतर बताना है। अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका राष्ट्रपति के आदेश पर निलंबन हो जाता है। बताइएगा अनुच्छेद 358 जो है अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20-21 को निलंबित को लागू नहीं करता है। वित्तीय आपात अमेरिका से लिया गया। आपात उपबंध जो है ना वो जो लिया गया 18 वो जर्मनी से ही लिया गया, लेकिन वित्तीय आपात अमेरिका से ही लिया गया है। आप देख लीजिए सही से, हल्का मिस्टेक आपसे हो रहा है। देख लिए सही है। बताइएगा सर्वप्रथम कब पंजाब राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था? यह 1951 में पंजाब राज्य में सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था। बताइएगा सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग किस राज्य में रहा है? यह जम्मू कश्मीर में रहा है। 1990 से 96 तक रहा है। बताइएगा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा तब की जाती है जब उसमें विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है। बताइएगा वित्तीय आपात की घोषणा कितने महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना तथा उसकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है? या 2 माह के अंदर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना और उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है वित्तीय आपात की घोषणा के लिए। बताइएगा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक किसके विचारार्थ आरक्षित रखी जाती है? यह राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाती है। बताइएगा कौन केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं? यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। तो साथियों पॉलिटी के माध्यम से जो लुसेंट का होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य विविध जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। बताइए सार्वभौमिक बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? या 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है। बताइएगा विश्व टेलीविजन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 21 नवंबर को मनाया जाता है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला अहिंसा उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 25 नवंबर को मनाया जाता है। बताइएगा
राष्ट्रीय विधिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक दिवस मनाया जाता है। और संविधान दिवस, राष्ट्रीय संविधान दिवस, यह 26 नवंबर, यही हो जाए विधिक दिवस। बताइएगा नागरिक सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 6 दिसंबर को मनाया जाता है नागरिक सुरक्षा दिवस। बताए नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा झंडा दिवस सशस्त्र बलों का किस तिथि को मनाया जाता है? यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बताए विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। बताए गोवा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। बताइएगा किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। बताए वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में हो जाएगी एलिफेंटा की गुफाएं। और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किन शासकों के द्वारा कराया गया था? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण कराया गया था। बताइएगा धार का किला जो है वह किस राज्य में अवस्थित है? यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा धार का किला। और इसका निर्माण किसने कराया था? MBT के द्वारा कराया गया था। बताइएगा कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। और कुतुब विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? यह राणा कुंभा के द्वारा कराया गया था विजय स्तंभ का निर्माण। बताइएगा गोलकुंडा के किले का निर्माण किसने कराया था? कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। बताइएगा बूंदी का किला किस राज्य में स्थित है? बूंदी का किला या राजस्थान में हो जाएगा। बताए तुगलकाबाद का स्थापना किसने कराया था? गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। हौज खास का निर्माण किसने कराया था? हौज खास का अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। साथियों तो लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो विविध दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स प्रारंभ किया जा रहा है। हाँ बताइएगा केंद्र सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं 22 जनवरी 2025 को? यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हो जाएगा। ये हो चुका है, इसका होगा। बताइएगा किसे डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है? या बीमटेक के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? बीमटेक के द्वारा डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की गई है। बताइएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे। हाँ इन पर एक पाठ्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा NCERT में शामिल किया गया है? यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। बताइएगा किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? जस्टिस हर्ष कुमार को किया गया। बताइएगा 31 जनवरी 2024 को सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया था? 62 घंटे किया था स्पेस वॉक। अगर चाइना वाले किए थे लगातार 9 घंटे तक स्पेस वॉक में। अंतरिक्ष में 1000 प्लस दिन व्यतीत करने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन हो जाएंगे? एलेक्सी ओलेव हो जाएंगे। कोनेव ओलोलोंग हो जाएंगे। कोनेव ओलोलोंग। बताइएगा किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित की योजना बनाई है? यह पाकिस्तान के द्वारा की गई है। बताइए गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? यह गुजरात को किया गया है। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुजरात को किया गया है। बताइएगा भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? यह स्वरेल ऐप लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा किया गया है? अश्वनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। बताइएगा किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? यह असम के द्वारा किया गया। बताइए किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? न्यूजीलैंड के द्वारा दी गई है। बताइएगा ओक्रोसेरियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? यह नाइजर बन गया। ओक्रोसेरियासिस को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? नाइजर। बताइएगा ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 किस टीम के द्वारा जीता गया है? यह अपने भारत के द्वारा जीता गया है। बताइएगा टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया है टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब। बताइएगा AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बन गया है? यह ब्रिटेन हो गया। कौन हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। बताइएगा
4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? यह श्रीलंका के द्वारा 4 फरवरी को अपना अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। और बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा किस तिथि को कर दी है? 8 अगस्त को कर दी है। बताइएगा वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? यह आंध्र प्रदेश करवाएगा। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% बढ़ाकर कितना किया गया है? 100% किया गया है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% बढ़ाकर कितना किया गया है? 100% किया गया है। बताइएगा मिचिबिकी 6 उपग्रह किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? या जापान की मिचिबिकी 6 उपग्रह। बताइएगा किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटे में कटौती करने का फैसला किया है? यह स्पेन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? स्पेन के द्वारा किया गया है। बताइएगा आईसीसी T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे आ गए हैं? ये ट्रेविस हेड हो जाएंगे। अभी तो वर्तमान में अभिषेक शर्मा हो जाएंगे, 931 रिकॉर्ड अंक लेकर हो जाएंगे। बताइएगा भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्य फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? विजय दुर्ग रख दिया। और बताइएगा किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर लिया है? यह जोमेटो के द्वारा कर दिया गया। बताइएगा भारत में मृत्यु दर कितने प्रतिशत की कमी आई है? भारत में मातृ मृत्यु दर में यह 83% और शिशु मृत्यु दर में 75% की कमी आई है। मातृ मृत्यु दर में 83 और शिशु मृत्यु दर में 75% की कमी आई है। बताइएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? राष्ट्रीय नमूना यह 7 फरवरी को मनाई गई है। और बताइएगा 2025 को बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू किया गया है? यह गांधीनगर में किया गया है। बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू किया गया है? गांधीनगर में। बताइएगा किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका के द्वारा लगाया गया। और डोंगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यह चमन अरोड़ा को किया गया। किसको किया गया? डोंगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित चमन अरोड़ा को किया गया। बताइए किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया गया। बताइएगा चिप डिजाइन के लिए नीलेट उत्कृष्टता केंद्र उद्घाटन कहाँ किया गया है? चिप डिजाइन के लिए नीलेट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा में किया गया है। और बताइएगा हार्ट एंड हीरोज पुस्तक जो है हार्ट एंड हीरोज लाइफ दैट शेड अस का विमोचन किया किसके द्वारा किया गया है? यह कुलभूषण कुमार की पुस्तक का विमोचन हुआ है। बताइएगा श्री राम जन्मभूमि के लिए स्थायी सदस्य का निधन हो गया है। श्री राम जन्मभूमि के किस स्थायी सदस्य का निधन हो गया है? यह कामेश्वर चौपाल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कामेश्वर चौपाल का। बताइएगा किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू का भ्रूण बनाया है? यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाया गया। बताइएगा किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? यह कर्नाटक के द्वारा की गई है। कुसुम श्री किसके द्वारा की गई है? यह भी कुसुम कर्नाटक के द्वारा ही की गई है। कुसुम। बताइएगा किस राज्य की मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? यह त्रिपुरा के द्वारा किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? यह त्रिपुरा के द्वारा किया गया। बताइए सरकार ने ई नाम का कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? यह 10 की। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू की गई है? यह जर्मनी में शुरू की गई है फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो यहीं पर समाप्त हो गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से करना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिए और अपना एक प्यारा सा दिल भेजने का अवश्य प्रयास कीजिए। और आशा करते हैं आप लोगों को हमारी ये होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त एवं ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों को बताते चले कि हमारे इस चैनल पर जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पर पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसका लिंक जो है इसके हमारे इस डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, जिससे जुड़ के आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों से जुड़ सकते हैं और होमवर्क प्राप्त कर सकते हैं, जिसको पढ़ने के बाद आप इस ग्रुप डिस्कशन को सुनेंगे तो आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।